हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल जीके क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल 13 और 14 की करंट अफेयर्स को। 13-14 अप्रैल की सभी करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए सभी स्टैटिक जीके के पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। 17 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच स्टेट, भारत की वो कौन सी स्टेट है जो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है 16 करोड़ मास्क को अपने राज्य में। हर व्यक्ति को ये 3 मास्क सरकार द्वारा दिए जाएंगे उनके घर जाकर। तो भारत की वो कौन सी स्टेट है जिसने ये स्टेप उठाया है? नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की आबादी लगभग 4.5 करोड़ है और 4.5 करोड़ लोगों को लगभग 3-3 मास्क ये प्रोवाइड करेंगे। सो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ये स्टेट 1 नवंबर 1956 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद ही है। कुछ टाइम के बाद इसकी राजधानी जो है वो अमरावती होगी। 2024 का कहा जा रहा है कि 2024 में इसकी राजधानी अमरावती बनेगी। सबसे बड़ा शहर आंध्र प्रदेश का जो है वो विशाखापट्टनम है। जैसे पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, पर सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। जिस प्रकार गुजरात की राजधानी गांधीनगर पर सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, उसी प्रकार जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अमरावती पर सबसे बड़ा शहर इनका विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। भारत के अंदर काफी एक्टिव तरीके से ये स्टेट काम करता है। इसका नाम है बिस्वा भूषण हरिचंदन। बिस्वा भूषण हरिचंदन ये गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तेलुगु जो है वो ऑफिशियल भाषा है आंध्र प्रदेश की। तो बहुत बढ़िया से हमने इसके स्टैटिक जीके से रिलेटेड पॉइंट पढ़े। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करोगे कि आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट अलग हुआ था जिस स्टेट का नाम है तेलंगाना। आप लोग मुझे बताइए तेलंगाना वो कौन सा साल था जब तेलंगाना को भारत का 29वां स्टेट बनाया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट से भंग कर दिया गया, अब 28 है। तेलंगाना भारत का सबसे यंगेस्ट स्टेट कहलाता है। आप मुझे सिर्फ साल बताओगे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर और सोल्यूशन, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है या सोल्यूशन है जिसे लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग की भागीदारी के साथ, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल डिजाइन बनाने में और 3D प्रिंटिंग करने में। तो उसका नाम आप लोगों ने मुझे बताना है। उसका नाम है कोलैब कैड। कोलैब कैड। कैड वैसे भी इंजीनियरिंग के अंदर एक बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है। कोलैब कैड के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। यहां 2 बातें आपके सामने नई आई हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली, ये अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना। ये खबरों में काफी रहता है ये कंसेप्ट, जिसे अटल इनोवेशन मिशन के रूप से हम लोग जानते हैं, अटल इनोवेशन मिशन। और दूसरी तरफ यहां आपके सामने एक नाम आया था जिसे हम लोग नीति आयोग बोलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की मदद से इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था, जिसका मकसद था भारत के बच्चों में इनोवेशन की भावना को प्रमोट करना। भारत के बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद अपने पैरों पर स्टैंड हो, अपना बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बने। एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को और इनोवेशन की भावना को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसके सेंटर खोले गए हैं, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग जो है, नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है। आप लोग बताओगे नीति आयोग को। कितनी सुंदर तारीख है जब इसका गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015 में
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस संस्था के चेयरमैन हैं और इस संस्था के जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार। ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। नीति आयोग के सीईओ का नाम है अमिताभ कांत और नीति आयोग के डायरेक्टर का नाम दिनेश अरोड़ा है। दिनेश अरोड़ा। हमारे देश में पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था जिसे हम लोग योजना आयोग के रूप से जानते थे, जिसका कंसेप्ट हम लोगों ने रशिया से बोरो किया था। उस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को बंद करके 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग का गठन किया गया। अगर आप नीति आयोग की फुल फॉर्म भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप से जाना जाता है। अगली खबर, तीसरी खबर, महाबालेश्वरा एमएस, इस व्यक्ति को फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है एमडी और सीईओ। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक, कौन से बैंक का ये आपने बताना है। तो आंसर है इसका बी, दैट इज कॉल्ड कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक भारत का 12वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। कर्नाटका बैंक भारत का 12वां सबसे बड़ा कर्नाटका बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मंगलुरु के अंदर है। मंगलुरु जो है वो कर्नाटक का एक शहर है, यहां इसका हेडक्वार्टर है। 848 ब्रांचेज हैं कुल टोटल इसकी और 1540 एटीएम है भारत के अंदर। इस बैंक के भारत का 12वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक के महाबालेश्वरा एमएस को फिर से रीअपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ। इन विच ईयर, वो कौन सा साल था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में इस्टेब्लिश किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आरबीआई द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई है जिसके तहत भारत में 50,000 करोड़ के ऐसे बड़े पैकेज जारी किए गए हैं। एनपीए 6 महीने तक नहीं होंगे और ऐसी घोषणाएं आरबीआई द्वारा की गई है। आरबीआई भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करने का काम करती है। आरबीआई के बारे में आप लोग जानते हो, यह भारत का सेंट्रल बैंक है तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक है, बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के अंदर इस बैंक का गठन हुआ था। इस बैंक के गवर्नर हैं शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एट प्रेजेंट गवर्नर है। 1949 1 जनवरी को यह बैंक पूरे देश को समर्पित किया गया था, नेशनलाइज्ड हो गया था। ठीक, आप लोगों से मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए शक्ति कांता दास भारत के कितवें नंबर के गवर्नर हैं। जैसे एक नंबर होता है ना कि प्रेसिडेंट भारत में 14th हैं, वाइस प्रेसिडेंट 13वें हैं, प्राइम मिनिस्टर 15वें हैं, लोकसभा 17वीं है, स्पीकर देश में 17वें हैं, उसी प्रकार शक्ति कांता दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितवें नंबर के गवर्नर हैं। ये आज का आपसे दूसरा क्वेश्चन। साथ में वीडियो को देखते रहो, साथ में नीचे कमेंट करते रहो। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाउ मेनी हाउस होल्ड, भारत के कितने घरों को कलेक्ट की जा चुकी है एलपीजी सिलेंडर इन अप्रैल मंथ। भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में आप लोग जानते हो, जिसमें जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों को घर में फ्री सिलेंडर और चूल्हा दिया गया था। इस स्कीम को हमने 1 मई 2016 में लॉन्च किया था और इस स्कीम का मकसद था कि भारत के 5 करोड़, भारत में 5 करोड़ जो है, 5 करोड़ जो हाउस होल्ड है उन सबको हम लोग, जो बीपीएल परिवारों में आते हैं, उनको हम लोग एलपीजी सिलेंडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस स्कीम के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया था और इस लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल फ्री सिलेंडर 80 लाख घरों के अंदर जो है वो दिए गए हैं सिर्फ अप्रैल के महीने में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं और जिन्होंने इस स्कीम के तहत सिलेंडर लिया था, उनको 3 महीने सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर प्रोवाइड करेगी और उसमें 80 लाख घरों को अप्रैल मंथ के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड कराया भी जा चुका है। आज का मेरा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से है, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री
किसके पास है? पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वही भारत के अंदर इस एलपीजी को भी ऑपरेट करने का काम करता है। तो आज का मेरा तीसरा सिंपल क्वेश्चन है, हु इज द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें क्वेश्चन की तरफ। वो भारत का कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने लॉन्च किया है युक्ति सॉफ्टवेयर नई दिल्ली के अंदर? इस युक्ति का मतलब क्या है, इसकी पहले फुल फॉर्म देख लो। युक्ति का मतलब है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज कोमा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब देखो, जहां नॉलेज की बात आ गई, टेक्नोलॉजी की बात आ गई, इनोवेशन की बात आ गई, यंग इंडिया की बात आ गई, तो ये एजुकेशन मंत्रालय ही हो सकता है। दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। भारत के एजुकेशन मंत्रालय द्वारा युक्ति सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कि भारत के बच्चे जो स्कूल्स में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, रिसर्च में है, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और कोविड-19 से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर अपने विचार देंगे। अभी तक क्या किया जा चुका है वो सब एक प्लेटफॉर्म होगा जो बच्चों को सरकार के साथ जुड़ेगा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी संस्था है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है डबल लेयर मास्क इन इंडिया? 2 लेयर के मास्क, जो मास्क होते हैं ना चेहरे पे लगाने वाले, ये मास्क जो है वो 7 इंच बाय 9 इंच का होगा। 7 इंच बाय 9 इंच का मास्क होगा इस तरह से, और डबल लेयर होगा जो पूरी प्रोटेक्ट करेगा। और 7.5 लाख मास्क इन्होंने तैयार करने हैं। उस संस्था का नाम नो डाउट हम सब जानते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। इन्होंने इस बात की घोषणा की है। अब देखिए, भारत के हर डिपार्टमेंट छोटे बड़े सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 से निपटने के लिए लगे हुए हैं। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये भारत सरकार का सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि खादी को प्रमोट करना, खादी को प्लान करना, खादी को फैसिलिटेट करना, खादी को ऑर्गेनाइज करना, रूरल इंडिया को और एम्पावर करना, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा किया जाता है। अप्रैल 1957 के अंदर भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। अप्रैल 1957 के अंदर भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है और इसके भारत में 6 रीजनल ऑफिस भी है। ठीक है, ग्रामीण एरिया को एम्पावर करने से रिलेटेड सरकारी डिपार्टमेंट है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, हाउ मेनी वैक्सीन, ऐसी कितने टीके हैं जो कि अंदर रिसर्च है कोविड-19 को टैकल करने के लिए? ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने कहा है। आंसर है 40 तरह के अलग अलग टीकों के ऊपर खोज की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने इस बात का खुलासा किया है। इसे हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म हमें पता लगी, ऊपर लिखी हुई है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। ये कोविड-19 और कोरोना वायरस जब से आया है, आईसीएमआर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, खबरों में सुनने को मिलता है। ये भारत की वो संस्था है जो 1911 में इसका गठन हुआ था और बायोमेडिकल में रिसर्च करती है। ये कहाँ रिसर्च करती है? बायोमेडिकल के अंदर ये रिसर्च करने का काम करती है। भारत के हेल्थ मंत्रालय के अंडर आती है। और आईसीएमआर जो है, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, डॉक्टर बलराम भार्गव है। डॉक्टर बलराम भार्गव जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। इनकी देखरेख में आईसीएमआर जो काम कर रही है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज देश में आईसीएमआर के कंधों के ऊपर है, इसका टीके की खोज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव कर दिया है डायग्नोस्टिक मशीन ऑफ विच डिजीज टू चेक कोरोना वायरस। एक मशीन जो पहले किसी और चीज को डायग्नोज करने के काम आती थी, अब उससे कोरोना वायरस को भी डायग्नोज किया जाएगा। आंसर है बी, टीबी। टीबी को हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के रूप से जानते हैं। टीबी इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है और ये इन्फेक्शन करती है, खास करके लंग्स, फेफड़ों के अंदर। तो इसको जिस मेथड के साथ चेक किया जाता है, उस मेथड को अब लगाया जा रहा है कोरोना वायरस को भी चेक करने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं हमें पता है थ्रोट, लंग्स और यही अफेक्ट करती है। तो टीबी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई एम्प्लॉई। एफसीआई कम्स अंडर, मतलब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई है उनका एक बीमा सरकार द्वारा ऑटोमेटिकली सबका कर दिया गया है। एफसीआई कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के अंडर आती है। आपने ये बताना है कि भारत के फूड मिनिस्टर कौन है। आंसर बिल्कुल सही है, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो है वो भारत के जो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। ये ऐसा मंत्रालय है जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी के अंदर गठन हुआ था। जो डिपू होते हैं, डिपू के ऊपर जो है वो सस्ता खाना मिलता है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स को हेल्प करने के लिए, उसे इंग्लिश में पीडीएस कहा जाता है। आपसे आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको इसी के नीचे कमेंट कर दो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस। ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर इस टर्म को बहुत यूज किया जाता है, पीडीएस। तो इसको आप इसकी फुल फॉर्म मुझे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो भारत में सबसे पहला बना है इंडियन रेलवे स्टेशन के अंदर जो सैनिटाइजिंग टनल्स को यूज कर रहा है? उन्होंने एक ऐसी सुरंग बनाई है जिसमें से लोगों को गुजारा जाएगा और वो अपने आप सैनिटाइज होते जाएंगे ताकि कोई कोरोना का वायरस उनके आसे पास या उनके कोई चिपका हुआ है तो वो उतर जाएगा। क्या वो बीकानेर रेलवे स्टेशन है, जयपुर रेलवे स्टेशन है, अबोहर रेलवे स्टेशन है या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ऐसा स्टेशन बना है जिन्होंने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए रेलवे स्टेशन पे टनल बना ली है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और गुजरात स्टेट भारत में 1 मई 1960 ईस्वी में रिकॉग्नाइज हुआ था। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधी नगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हम सब जानते हैं, वो है विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। गांधीनगर राजधानी है। 1 मई 1960। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सबने इस चीज को समझा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय रेलवे टोटल कितने जोन में बटी हुई है ताकि रेलवे की अच्छी मैनेजमेंट हो सके? आंसर है 18 जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया है। भारतीय रेलवे का गठन 8 मई 1850 जो है 45 ईस्वी में हुआ था। 1845 ईस्वी 8 मई वाले दिन इंडियन रेलवे का गठन हुआ था। नई दिल्ली के अंदर जो इंडियन रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है। भारत के मंत्री जो रेलवे के मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। एक और क्वेश्चन आप लोगों से मेरा आज का वो ये है कि आप बताइए पटरियों की लंबाई के अंदर भारतीय रेलवे दुनिया के कौन से रैंक पर आती है? भारतीय रेलवे का पूरे विश्व में कौन सा रैंक है लेंथ के अंदर? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे वीडियो के नीचे कर सकते हो। 13वां क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, महिलाओं का जो है भलाई करने के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके हकों के लिए जो आयोग का गठन किया गया है, उन्होंने लॉन्च किया है डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन नंबर। आप मुझे बताइए कि इस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये सारे कमीशन हमेशा राष्ट्रपति जी द्वारा ही लगाए जाते हैं। इस कमीशन की जो चेयरमैन है उनका नाम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरमैन है। 14th कमीशन, 14th क्वेश्चन, अप टू विच ईयर, वो कौन सा साल हो सकता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज काम कर सकते हैं या उसके बाद रिटायर हो जाते हैं? इसका राइट आंसर है 65 साल। 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज काम कर सकते हैं, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। 15वां क्वेश्चन, द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप विच कैन लिसन टू हियर बीट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड रिकॉर्ड? वो भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है जिन्होंने डिजिटल स्टेथोस्कोप बना दिया है जो काफी दूरी से भी किसी के दिल की धड़कनें सुन सकती है और उनको रिकॉर्ड कर सकती है? इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे भारत की वन ऑफ द टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इन्होंने इस डिवाइस की खोज की है। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वो कौन सा साल था जब भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था? साल है 2015। याद रखना 1 जुलाई 2015 वाले दिन भारत में डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था। रविशंकर प्रसाद जो है वो भारत के आईटी और टेलीकॉम मंत्री हैं जिनके अंडर डिजिटल इंडिया को कामयाब किया जा रहा है और डिजिटल इंडिया का मोटो है
पावर टू एम्पावर। हम लोग दूसरों को पहले पावर देंगे ताकि वो आगे औरों को एम्पावर कर सके। इस मोटो के साथ डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनका नाम है पीयूष गोयल। 17 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी या आप इसमें और नया क्या चाहते हैं, आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे उन सबके भी आंसर आप लोग जरूर करना। इससे एक मेरी भी मोटिवेशन बनती है कि हाँ जी, स्टूडेंट्स अभी मतलब अटेंटिव होके लेक्चर को सुनते हैं, उसको याद करते हैं और उसको लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय।